अरे क्या हो रहा है? पहले दशहरा मेला और अब शिवली की झोपड़पट्टियां। 12 लोग मारे जा चुके हैं। आतंकवाद का नया चेहरा बनता जा रहा है ये जैविक हथियार। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि यह सिर्फ एक शुरुआत है। डॉक्टर, इमरजेंसी टास्क फोर्स। देखिए, एक्स-ज़ोरा-2 एक ऐसा बैक्टीरिया है जो इस दुनिया में है ही नहीं। है नहीं मतलब? आइए मैं समझाता हूं। अगर एक्स-ज़ोरा-2 इस दुनिया में होता तो कोई भी इंसान इस दुनिया में नहीं होता। एक्स-ज़ोरा-2 ये इतना खतरनाक बैक्टीरिया है कि दुनिया के पूरे इंसानों का निशान मिटाने के लिए इसे 1 महीने से भी कम समय लगेगा। ये नॉर्मल बैक्टीरिया नहीं है। इसे साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में खुद बनाया है, और वो भी दूसरे बैक्टीरियाओं के गुणों में बदलाव करके। जीन म्यूटेशन। वेरी ट्रू। देखिए, हमारे शरीर में एक बैक्टीरिया होता है जिसे हम कहते हैं ई कोलाई। उसे बदलकर इसे बनाया गया है। क्या लेबोरेटरी के बाहर इस बैक्टीरिया को कभी कहीं देखा गया है? वैसे आमतौर पर तो नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से दुनिया के कई देशों में साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं, इसलिए इनकी विशेषताओं के बारे में हमें पता है। क्या विशेषता है इस बैक्टीरिया की? इसकी विशेषता यह है कि यह पानी में पाया जाता है और पानी के मिनरल्स और धातुओं पर यह जीवित रहता है। अगर ये इंसान के शरीर में चला जाए तो 100 गुना तेजी से पनपने लगता है। इसका कोई इलाज, कोई एंटीबायोटिक? देखिए, आमतौर पर तो ये बीमारी है नहीं, तो इसकी दवा कौन और क्यों बनाएगा? या तो लोगों को पानी पीने से रोकिए, या इस बैक्टीरिया को पानी में फैलने से। एक आदमी के शरीर के अंदर जाने के बाद ये बैक्टीरिया कितने वक्त में अपना असर दिखाता है? आधा घंटा। आधे घंटे के बाद पेशेंट की मौत हो सकती है। आपसे एक गुजारिश है डॉक्टर साहब, जो तरीका आपने हमें इस बैक्टीरिया को रोकने के लिए बताया है वो लगभग नामुमकिन है। अगर किसी कारणवश हम ये नहीं कर पाए, अब प्लीज ये बात किसी से कहिएगा नहीं, क्योंकि अगर अभी ये बात लोगों में फैल गई तो बहुत दबाई मच सकती है। लेकिन प्लीज डॉक्टर, पूरे शहर की सेफ्टी के बारे में सोचिए। बीएमसी के 2 वर्कर्स को मारा गया है। शायद पानी में बैक्टीरिया डालने के लिए उन्हें मारा गया है। किसी भी पब्लिक सर्वेंट का मर्डर हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन इस वक्त हमारी पहली प्रायोरिटी, हमारी पहली कोशिश उस बैक्टीरिया को पानी में फैलने से रोकना है। श्री, पता करो कि पिछले 10 सालों में एक्स-ज़ोरा-2 पे किन किन रिसर्चर्स ने काम किया है। सर, डॉक्टर डेरेक, डॉक्टर मार्को स्मिथ, डॉक्टर इयोना, सब मिला के 20 रिसर्चर्स ने रिसर्च किया है सर। यूएसए, कनाडा, ओह, मुंबई से भी है। इन सभी ने एक्स-ज़ोरा-2 पे रिसर्च किया और रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश किए। पिछले 6 महीनों में इन 20 रिसर्चर्स में से कितने लापता हुए श्री? समझे या? समझ गया सर। अगर मैं एक रिसर्चर होता और मुझे बायो टेरर आतंक फैलाना होता तो सबसे पहले मैं गायब हो जाता, पर या तो ये मुंबई वाला गायब है। प्रोफेसर डिगेन वर्मा, आखिरी काम 2004 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोसाइंस में पवई से। प्रोफेसर डिगेन वर्मा ने वॉलंटियर रिटायरमेंट ली थी और उसके बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक्स-ज़ोरा-2 के रिसर्च पर रोक लगा दी। डिगेन तो अकेला अकेला रहता था, न किसी से मिलना न जुलना। अरे, अपनी रिसर्च के बारे में दिगेन कभी किसी को कुछ बताता ही नहीं था। नाम कमाने का बड़ा शौक था उसे। नोबेल पुरस्कार जीतूंगा, अखबारों में तस्वीर छपेगी और न जाने क्या क्या। सब बकवास। तो फिर उनकी रिसर्च बंद क्यों करवा दी गई? अरे, रिसर्च उसे कहते हैं जिससे लोगों का कुछ फायदा हो, जैसे मेरी रिसर्च, सरदर्द ठीक करने की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रीटमेंट। अरे, इस रिसर्च में
आई अंडरस्टैंड आपकी मशीन काफी असरदार होगी, लेकिन प्लीज हमें अभी ये बताइए कि डॉक्टर दिगेन वर्मा की रिसर्च रोक क्यों दी गई? अरे बताने लायक कुछ है ही नहीं। जो बैक्टीरिया 15 दिन में आधी दुनिया खत्म कर सकता है, उसे वो और भी खतरनाक बनाने में लगा हुआ था। एक्सओरा-2। उसे लग रहा था कि वो कोई महान काम कर रहा है। लेबोरेटरी में एक नए जीवाणु का जन्म, यहाँ तक कि गवर्निंग बॉडी के सामने वो रो पड़ा था कि मुझे एक मौका दीजिए, ये रिसर्च जरूर नोबेल प्राइज जीत के लाएगी। लेकिन लोग उसकी बात पे हंस के चले गए। जब गवर्निंग बॉडी का फैसला आया तो वो पागल सा हो गया। पहले तो भीख मांगने लगा और फिर अचानक से रिटायरमेंट लेने का फैसला किया और उसके बाद वो गायब हो गया। उसने अपना घर भी बदल दिया और फोन नंबर भी। ऐसा कोई तो होगा जो उनके टच में है। एक आदमी था जो उसके टच में हो सकता है, एक जूनियर रिसर्चर जो उसके अंडर काम करता था। क्या नाम था उसका? रजत शर्मा। वैसे वर्मा के नीचे कोई भी आदमी एक हफ्ते से ज्यादा नहीं टिकता था। बहुत काम करवाता था लोगों से। पता नहीं ये कैसे टिक गया। शायद दोनों में दोस्ती हो गई थी। कहाँ मिलेगा हमें ये रजत शर्मा? EDF। जी कहिए। प्रोफेसर दिगेन वर्मा के बारे में आपसे कुछ सवाल करने हैं। आप यहाँ पे अकेले रहते हैं? शादी करने का वक्त ही नहीं मिला। अगर आपका इशारा बीवी की तरफ था तो। आप प्रोफेसर वर्मा से आखिरी बार कब मिले थे? डेट बताना तो मुश्किल होगा, लेकिन शायद 8 या 10 साल तो बीत ही चुके हैं। 8 साल। जब प्रोफेसर वर्मा की रिसर्च बंद हो गई थी तभी आखिरी बार मुलाकात हुई थी उनसे। लेकिन आप सब लोग ये सवाल पूछ क्यों रहे हैं मुझसे? क्या आप जानते हैं कि इस वक्त वो कहाँ हैं? नहीं। प्रोफेसर वर्मा ने जब इंस्टीट्यूट छोड़ा तो उनका तो पता किसी को नहीं पता। रिटायरमेंट के बाद प्रोफेसर वर्मा क्या कर रहे थे? कोई नई रिसर्च? जी मैं कैसे बता सकता हूं? मैं तो उनके साथ टच में। झूठ बोल रहे हो तुम अच्छी तरह से जानते थे कि उनका अगला मिशन क्या है। उनके चहीते असिस्टेंट थे तुम, और इस मिशन के लिए तुमसे अच्छा साथी तो उन्हें मिल ही नहीं सकता था। उन्होंने तुम्हें इस रिसर्च में असिस्ट करने का ऑफर नहीं दिया था। मिस्टर शर्मा, लाखों लोगों की जान की सवाल है ये। क्या? और आपके प्रोफेसर ने शायद एक्सोरा-2 बना ही लिया है और उसके खतरनाक रिजल्ट आपको बहुत जल्द दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। सिवली और एक और जगह मिला के 12 लोगों की मौत हो चुकी है। ये सब उनकी वजह से? ओह माय गॉड। सर आप सही कह रहे थे। प्रोफेसर वर्मा एक्सोरा-2 की रिसर्च करने वाले थे और उन्होंने मुझे ऑफर भी किया था। तनख्वाह भी ज्यादा देने की बात कर रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। इंस्टीट्यूट छोड़ने के 3 दिन के बाद वो मेरे पास आए थे। बहुत ही एक्साइटेड लग रहे थे। उन्होंने कहा कि फंडिंग का बंदोबस्त हो चुका है, बस तुम मेरे साथ आ जाओ। मैंने पूछा कि कैसी फंडिंग? हमारे काम पे तो देश भर में रोक लगा दी गई है। तब उन्होंने बताया कि प्राइवेट फंडिंग। इंडिया में सबसे महंगा रिसर्च प्रोजेक्ट था, तो फिर प्राइवेट सेक्टर में कौन इसे फंड कर सकता है? कोई बिजनेसमैन तो अपना बिजनेस छोड़ के एक्सोरा-2 पर अपना पैसा नहीं लगाएगा। यही सवाल मैं उनसे बार बार पूछता रहा। उन्होंने आतंकवादी संगठनों से पैसा लेने का इंतजाम कर लिया था। आतंकवादी संगठन? इस देश में कोई भी आतंक फैलाने के लिए बायोकेमिकल हथियारों से बढ़कर और खतरनाक और क्या हो सकता है? उसे ना तो पुलिस के कुत्ते सूंघकर पकड़ सकते हैं और ना ही कोई मेटल डिटेक्टर। यहाँ तक कि वो किसी भी बॉम्ब से ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए हर आतंकवादी संगठन इस तरह के बायोकेमिकल हथियार की खोज में रहते हैं, और एक्सोरा-2 में ये सारी घातक शक्तियां हैं जो उसे एक मिसाल बना देते हैं। बना देते? ये मिसाल बन चुका है ये एक्सोरा-2। नहीं, एक्सोरा-2 का इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ है। एक्सोरा-2 कहीं ज्यादा घातक है। 10-12 लोगों के मरने से कुछ नहीं होता। हो सकता है कि प्रोफेसर शायद उसको टेस्ट कर रहे होंगे, तभी पानी में कुछ बूंदें डाल दी होंगी उन्होंने। जब तुम्हें पता चला कि इस रिसर्च के लिए फंडिंग कहां से हो रही है, तब तुमने क्या किया? मैंने साफ इनकार कर दिया। जब हमने ये रिसर्च शुरू किया था तब हमारे दिल में एक मकसद था, एक ऐसा जीवाणु बनाने के लिए कि जो भगवान के किसी भी बनाए जीवाणु से ज्यादा ताकतवर होगा। लेकिन प्रोफेसर तो उसे कुछ और ही बनाना चाहते थे। मैंने उन्हें कई बार समझाया, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके पास कोई प्लान है। वो रिसर्च खत्म करके हथियार आतंकवादी संगठनों को नहीं देंगे। अब ऐसा कैसे हो सकता है?
आतंकवादी कोई बच्चे तो है नहीं ना कि प्रोफेसर अपनी बात से पलट के और वो उन्हें छोड़ देंगे। किस आतंकवादी संगठन से बात कर रहे थे प्रोफेसर? मैंने उनसे कई बार पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि तुम पहले मेरे साथ आ जाओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। बस इसी बात पे वो मुझसे लड़ लिए और चले गए। उसके बाद से मेरा उनके साथ कोई संपर्क नहीं है। तुम दशहरा की रात कहां थे रजत? मैं अपने पापा से मिलने हॉस्पिटल गया था। वो कई सालों से हॉस्पिटल में एडमिट है। जानकारी के लिए शुक्रिया रजत। इसकी एक मूवमेंट पे नजर रखो, मुझे हर चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए। सर, अगर यह हादसा एक्सोरा 2 की वजह से हुआ है तो मैं जो भी आपकी मदद कर सकता हूं मैं करूंगा। थैंक यू। कुछ 5 आतंकवादी संगठनों की वेबसाइट हैक कर ली, पिछले 8 सालों की नेशनल सिक्योरिटी सर्विस का रिपोर्ट चेक कर ली, लेकिन दिगेन वर्मा के बारे में कुछ नहीं पता चला, ना ही किसी बायो टेरर अटैक के बारे में। तो फिर अब क्या? सिर्फ एक आदमी है जो सच बता सकता है, और वो है प्रोफेसर वर्मा। अगर प्रोफेसर वर्मा नहीं मिल रहे हैं तो कम से कम हमें उनके घर का पता लगाना होगा। उन्होंने शायद ये घर किसी दूसरे के नाम से लिया हो। पता लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है सर। मुंबई में करीबन पिछले साल 1.25 लाख से ज्यादा घर किराए पे बिके थे। मुंबई में लेबोरेटरी केमिकल्स के सप्लायर्स कितने हैं? बड़ी कंपनीज जो अपनी रिसर्च के लिए केमिकल्स मंगवाते हैं, अक्सर उनके क्लाइंट्स वो होते हैं जो या तो रिसर्च डिपार्टमेंट में या रिसर्च लेबोरेटरीज में काम करते हैं, जो हर महीने अलग अलग केमिकल्स की रिक्वायरमेंट देते हैं। लेकिन इन सब कंपनीज में एक ऐसी कंपनी जरूर है जो पिछले 8 साल से एक प्राइवेट कस्टमर को एक ही केमिकल दे रही है। उस कंपनी का पता लगाना तो मुश्किल या नामुमकिन नहीं होगा, राइट? श्री, रजत के पिता के बारे में पता लगाओ। चेक करो कि रजत ने जो हमें अपने पिता के बारे में बताया था वो सच था या नहीं। पता लगा लिया है सर, बहुत ही सैड केस है। उनके पिता पिछले कई सालों से कोमा में है। हेलो, गुड। दशहरे के मेले में जिस गोले वाले की वजह से बच्चों की मौत हुई थी वो मिल गया है। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मेहनत करके 2 रोटी कमाता हूँ, किसी का खून नहीं साहब। तो फिर जहर किसने मिलाया गोले में? मुझे पता नहीं साहब। आई शपथ, मैं पिछले 7 सालों से गोला बेच रहा हूँ, ये मेरी रोजी रोटी है साहब। मैं अपने पेट पे लात क्यों मारूं? तो फिर उस रात वहां से भागे क्यों? मैं डर गया था साहब, मेरा दिया हुआ गोला खा के वो मासूम बच्चे बेहोश गिर रहे थे। गोला बेचने से पहले तुम वहीं थे? मैं वहीं था साहब, सिर्फ एक बार मैं पेशाब करने बाहर गया था, बाकी मैं हिला तक नहीं साहब, हिला तक नहीं। श्री, बैक्टीरिया कौन सी बोतल में था? काला खट्टा का सिर्फ एक ही बॉटल में था और किसी में भी नहीं था। हाँ, बर्फ में भी नहीं। मुझे नहीं लगता ये इसने किया है। सर, हो सकता है कि प्रोफेसर ने उसे पैसे देके करवाया हो। अगर प्रोफेसर ने बैक्टीरिया मिलाना होता तो हर बोतल में मिलाता, सिर्फ एक काला खट्टा की बोतल में ही क्यों? और वो ऐसा आदमी है जो काम करने के बाद अपना सबूत नहीं छोड़ेगा। हॉस्पिटल में तुमने बीएमसी वर्कर्स की हालत नहीं देखी? श्री, इसका कोई पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या? वैसे कुछ खास नहीं है सर। 18 साल की उम्र में किसी झोपड़पट्टी की लड़की को बहला फुसला के शादी कर ली, अभी भी उसी के साथ है। सर, एक केमिकल कंपनी से पता चला है कि जो भी केमिकल एक्सोरा के रिसर्च के लिए यूज हो रहा है वो एक ही जगह पे सप्लाई हो रहा है। उसका एड्रेस भी भेजा है उसने। ऑटोक्लेव्स, जिन औजारों को इस्तेमाल किया गया हो उसके कीटाणु या जीवाणु को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
इंक्यूबेटर किसी नई चीज को जन्म देने के लिए यूज किया जाता है। स्कैनिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सर, इतना अच्छा और एडवांस टेक्नोलॉजी तो इंडिया के किसी रिसर्च सेंटर में भी नहीं मिलता आजकल। अब ये मशीनें देख के ज्यादा एक्साइटेड मत हो श्री। कॉनिकल प्लेट सेंट्रीफ्यूज, लुमिनर एयर फ्लो, द सेल। प्रोटोप्लाज्म आइसोलेशन सॉल्यूशन। इंग्लिश टू रशियन डिक्शनरी। सर, लगता है प्रोफेसर हार मान गया था, इसलिए रूसी भाषा सीख रहा था। नहीं, वो रूसी भाषा नहीं सीख रहा था। वो सिर्फ उस कंपनी से बात करने की कोशिश कर रहा था जो उसको फाइनेंस कर रही थी, जो उसके रिसर्च प्रोजेक्ट में अपना पैसा डाल रही थी। वो एक रूसी कंपनी है। ये पहले क्यों नहीं सोचा मैं? आपका मतलब किस बारे में? हम यही सोचते रहे कि एक आतंकवादी संगठन है जो भारत में हमला करने वाली है, पर हमने एक भी बार ऐसा नहीं सोचा कि ऐसा एक आतंकवादी संगठन हो सकता है जो इस देश के बाहर रहकर भारत में ही एक रिसर्च प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहा है। तो ये केस तो हमारे लिए बहुत सिंपल हो गया। इसका मतलब ये है कि कोई नॉर्थ यूरोपियन या एशियन कंट्री इस रिसर्च को फंड कर रहा था, और जब डिलीवरी का टाइम आया तो प्रोफेसर अपने प्लान के मुताबिक गायब हो गया। इसका मतलब ये है कि किसी बाहर के देश के आतंकवादी मुंबई में। छोटू, लोकल पुलिस को कॉल करके इस घर को सील करवाओ। श्री सर, पता करवाओ कि पिछले 15 दिनों में कितने इंटरनेशनल टूरिस्ट मुंबई आए हैं, खास तौर से यूरोप और रशिया से। उनका जिंदा पकड़ा जाना जरूरी है। शायद वो प्रोफेसर के बारे में हमें कुछ बता पाए। श्री, प्रोफेसर के सारे कॉल रिकॉर्ड चेक करो, ये बहुत जरूरी है। सर, पिछले हफ्ते एक नहीं दो खतरनाक हादसे हुए हैं, बिल्कुल एक जैसे, और एक भी केस हल होने के आसार नजर नहीं आ रहे। 12 लोग मर चुके हैं और 15 लोग अपनी जान के लिए लड़ रहे हैं। क्या उनकी जान बच पाएगी? क्या ये सरकार की लापरवाही नहीं है? हमारे नलों में पानी की जगह जहर बह रहा है, इसमें आपकी भी जान का खतरा है। कहाँ है प्रशासन? कहाँ है हमारी पुलिस? क्या कर रही है? कहाँ है हमारी सरकार? थैंक गॉड गौ राठौड़। मजाक कर रहे हो रावते? मजाक तो तब होता अगर इन्हें असली वजह के बारे में पता चल जाता। अगर शहर में दहशत फैल गई राठौड़, तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले कि एक और हादसा हो, हमें ये सब रोकना पड़ेगा। सर, फोन रिकॉर्ड से कुछ नहीं पता चला। लगता है प्रोफेसर फोन यूज ही नहीं करते थे। नवरात्रि के 9 दिनों में उनके नंबर पे केवल 2 कॉल्स आए, जिसमें से उन्होंने एक उठाए और दूसरी नहीं। उन 2 कॉल्स में से एक नंबर 15 तारीख को खरीदा गया था किसी यार्डस्लाव के नाम से। यह रहा उसका पासपोर्ट आइडेंटिफिकेशन, और दूसरा निकलस के नाम पे। कुछ तो सही जा रहा है। काफी नहीं है राठौड़, ये केस जल्दी सॉल्व होना चाहिए, इससे पहले कि इस शहर में बहुत बड़ा हादसा हो जाए। हाँ साहब, इसको मैंने यहाँ से उठाया था। स्वाति नगर में ब्राइट लॉज है ना, वहाँ छोड़ा था। Open the door. ETF।
Я не знаю этого человека. Я не враг вашей стране. Я не понимаю, как я оказался в этой ситуации. Пожалуйста, объясните ему. Я не враг, я ничего не делал. इसका कहना है इसे कुछ नहीं पता, वो आदमी भाग गया। कहता है इसकी हमारे देश से कोई दुश्मनी नहीं है। ये कह रहा है कि बिल्कुल नहीं जानता कि प्रोफेसर कहाँ है। हालांकि प्रोफेसर के कहने पे ये लोग मुंबई आए थे और फिर यहाँ पहुंच के इन्होंने प्रोफेसर को कॉल किया तो उसने इनसे अगले दिन मिलने के लिए कहा। ये लोग हर रोज अपना नंबर बदल रहे थे और फिर जब इन्होंने एक दूसरे नंबर से प्रोफेसर को कॉल किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। ये लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहे उसको कांटेक्ट करने की, जैसे ईमेल या फिर फ़ोन, लेकिन उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। ये लोग निकलने की तैयारी कर ही रहे थे कि हम पहुंच गए। मैंने कुछ नहीं किया। हाँ सर, ये सच कह रहा है। ये अगर सच बोल रहा है तो प्रोफेसर गए कहाँ? गोले वाला मिल चुका है। आतंकवादी या तो पकड़े जा चुके हैं या मारे जा चुके हैं। और प्रोफेसर गंभीर मुद्दे पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? प्रकरण पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। शहर में पानी पीने से मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्या सरकार के पास इस मसले का कोई हल नहीं है? ये जो मौतें हो रही हैं ये पानी में प्रदूषण की वजह से नहीं हो रही हैं। इसके पीछे एक खतरनाक बैक्टीरिया का हाथ है, एक खतरनाक जीवाणु जिसे हम एक्सोरा 2 कहते हैं। तो अभी तक आप चुप क्यों थे? ईटीएफ ने मुझे चुप रहने को कहा था, इसलिए मैं चुप था। अफरा तफरी मच जाएगी, लोग शहर छोड़ के भागने लगेंगे और इसी का फायदा उठा के वो प्रोफेसर भी यहां से भागने की कोशिश करेगा। अगर वो प्रोफेसर पहले से ही गायब हो तो? मतलब अगर मुझे तुम्हें पैसे देने ही नहीं है तो तुम्हें पैसे लेने के लिए बुलाऊंगा ही क्यों? क्या आपने राठौड़ सर से उधार लिया था? यारसलाफ ने बताया कि उन सबको प्रोफेसर ने इंडिया बुलाया था और उसके बाद प्रोफेसर गायब। कुछ अजीब नहीं लगा? मतलब अगर उसे वो एक्सोरा 2 लेके भागना ही था तो वो तब भागता जब ये सब दूर देश में थे। तुम कहना क्या चाहते हो? एक चांस लेना चाहता हूँ, शायद कहानी में एक ट्विस्ट है। श्री सर, मेरा एक काम करोगे? श्री। ये सर। अभी तक जितनी भी डेड बॉडीज मिली है चेक करो कि उनमें से कोई अनआइडेंटिफाइड है, मतलब जिसकी पहचान ना हुई हो। एंड डू इट फास्ट। ओके सर। अब शहर के सारे मॉक्स में जाके चेक करना पड़ेगा। पापा ठीक ही कहते थे, कंप्यूटर इंजीनियर बन जाना चाहिए था। श्री, अगर तुमने अपने पापा की सुनी होती तो आज तुम कोई ऐसी मशीन बना चुके होते जिससे हमें सारे गुमशुदाओं की लिस्ट अपने आप पता चल जाती। रिया, मुझे तो अपने बारे में नहीं पता, लेकिन लगता है तुम पैदा हुई हो पुलिस वाला बनने के लिए। हर बात पे इन्वेस्टिगेशन सूझता है तुम्हें। आई एम सॉरी, आपके रोकने के बाद भी मैंने प्रेस को सब कुछ बताया। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। क्या है, मैं पब्लिक से ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकता। आई कैन अंडरस्टैंड डॉक्टर, लेकिन ये बॉडी की हालत इतनी खराब है कि तस्वीर से इसे पहचानना नामुमकिन है और इसके स्कल से इसका चेहरा बनाने में तो काफी वक्त लगेगा।
ऑटोप्सी रिपोर्ट क्या कहती है? वही एक्सोरा 2 का घातक इन्फेक्शन, किसी ने जबरदस्ती इन्हें ये डोज दिया है जिससे इनका शरीर जल्दी से सड़ रहा है और इनकी मौत का समय है 5 दिन पहले रात को। मतलब दशहरा से ठीक 2 दिन पहले। इसका मतलब ये है ये भी प्रोफेसर के गिनी पिग्स थे, उन बच्चों की तरह। नहीं, ये प्रोफेसर की गिनी पिग नहीं थे श्री, ये खुद प्रोफेसर थे। बकवास बंद करो राउते। किसी भी बात को किसी भी बात से जोड़ के कहते हो तुम। मैं कोई नई थियोरी नहीं बना रहा राठौड़, जो सच है वही बता रहा हूँ। सबूत क्या है इसका? रजत शर्मा को फोन करो, वही है जो प्रोफेसर को सबसे करीब से जानता था। Are you sure? उनके दाहिने पैर की बीच वाली उंगली मिसिंग थी। जब वो 18 साल के थे तो एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में वो कट गए। तुम्हें ऑफिस आके अपना बयान दर्ज करवाना होगा। सर, उनके घर से जो हमें इक्विपमेंट्स और मशीन्स मिले हैं उनका क्या करें? अगर आप लोगों को ठीक लगे तो उन मशीन्स को किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में दान करवा दीजिए। हमारे देश के इंस्टीट्यूट्स में ऐसी मशीन्स की कमी है। क्यों नहीं, लेकिन किसी को आगे एक लिस्ट बनानी होगी कि किसको कौन से इक्विपमेंट चाहिए। जरूर, मैं कल ही किसी को पनवेल भेज दूंगा। सर लाश का क्या करें सर? सर उनके परिवार से कोई आया ही नहीं है। अब उनके क्रियाक्रम का? क्रियाक्रम मैं करूंगा, उनका शरीर आप मुझे सौंप दीजिए। ठीक है। श्री, सर, इस आदमी के बारे में मुझे एक इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन मत छोड़ना। सर, रजत के कॉलेज के रिकॉर्ड्स, उसके सैलरी की रिपोर्ट, सब कुछ। 1984 में प्रवीण शर्मा, रजत के पापा, भोपाल गैस प्लांट में काम करते थे। 1 दिसंबर की रात को उन्होंने अपने साथी के साथ शिफ्ट बदल ली थी ताकि वो अपने बेटे का जन्मदिन मना सके। 1 दिसंबर को तो? हाँ सर, अगले दिन आधा शहर मर चुका था गैस लीक होने के कारण, और इल्जाम प्रवीण शर्मा पे गया था लापरवाही की वजह से, क्योंकि रिकॉर्ड के हिसाब से उस रात वो ड्यूटी पे थे। किसी ने यकीन नहीं किया कि वो उस रात ड्यूटी पे नहीं बल्कि अपने घर पे अपने बेटे के साथ जन्मदिन मना रहे थे। वो 4थे माले से कूद गए थे। नीचे एक ड्रम से भरी हुई ट्रक जा रही थी जिसकी वजह से वो बच तो गए, लेकिन कई हड्डियां टूटी, फेफड़ों में छेद हो गए, रीढ़ की हड्डी में ऐसी चोट लगी कि वो कभी उठ नहीं पाए। 5 साल बाद जांच कमेटी की रिपोर्ट से सच का पता चल गया। उनके नाम पे जो धब्बा था वो मिट तो गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब वो कोमा में थे। ये सब रजत शर्मा ने ही किया है, प्रवीण शर्मा का बेटा। बट सर, रजत मासूम बच्चों को क्यों मारेगा? वो मासूम बच्चों को नहीं रिया, इस प्रणाली को, इस सिस्टम को खत्म करना चाहता है। उन सब की वैसी हालत करना चाहता है जैसे उसकी बाप की है, पिछले 28 साल से एक जिंदा लाश की तरह। हमारे पास वक्त बहुत कम है। लेकिन सर, आपको कैसे रजत पे शक आया और क्यों? हाँ सर, बात तो ऐसा कर रहा था कि वो हमें मदद कर रहा है। शक तो तुम्हें भी हो जाना चाहिए था जब उसने ये कहा कि वो मशीन की लिस्ट बनाने के लिए किसी को पनवेल भेज रहा है। मैं कल ही किसी को पनवेल भेज दूंगा। उसको ये कैसे पता कि प्रोफेसर पनवेल में रहता है? उसने तो हमसे ये कहा था कि पिछले 8 साल से वो प्रोफेसर से मिला ही नहीं। आप प्रोफेसर वर्मा से आखिरी बार कब मिले थे? 8 या 10 साल तो बीत ही चुके हैं। मुझे तभी पता चल गया था कि वो कुछ झूठ बोल रहा है, सच को छुपाने की कोशिश कर रहा है। पर सवाल था क्यों?
पानी में आसानी से घुल जाता है। पर वो आप किस बिल्डिंग पे हो? पुलिस स्टेशन, एसीपी अर्जुन बोल रहा हूँ। श्री, सर, पासवर्ड मांग रहा है। रजत को शुरू से प्रोफेसर के बारे में सब कुछ पता था। शायद तो प्रोफेसर की रिसर्च खत्म होने का इंतजार कर रहा था। अगर ऐसा है तो रजत ने सारे बैक्टीरिया एक ही साथ क्यों नहीं डाल दिया? पूरा शहर एक बार में खत्म। धीमी और दर्दनाक मौत हुई पूरे शहर की, जैसे उसके पापा पिछले 28 साल से रोज भुगत रहे। फोन ही नहीं लग रहा। डैम इट। हेलो, पालघर डैम, हम ईटीएफ से बोल रहे हैं। आप वहाँ के चौकीदार हैं, राइट? ध्यान से सुनिए, शहर में जो पानी का हमला हो रहा है उसका अगला निशाना आपका डैम है। आप गेट पे ही रहिए, हम जल्द से जल्द वहाँ पहुँच रहे हैं। हेलो हेलो, रिया, राठौड़ को फोन करो और उसे सबके बारे में बताओ। यस सर। हेलो राठौड़ सर। Spread out! Move! रुक जा रजत। राठौर,
लगता है अपने फीमेल ऑफिसर्स को तुम अच्छी तरह ट्रेन नहीं करते। स्टार्ट। गन नीचे रख। तुम सब गन नीचे। पूरी चीजें हैं, नीचे रखो। रुक जा रजत, जो तुम कर रहे हो वो गलत है। मासूम जिंदगियों के साथ खेलने का तुम्हें कोई हक नहीं है रजत। ये क्या कोई पिक्चर चल रही है कि तुम मुझे अपनी बातों में उलझा लोगे और पीछे से पुलिस आ जाएगी सायरन बजाते हुए? मैं यहाँ पर जिस काम के लिए आया था अब वो काम तुम करोगे। अभी मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। गुस्सा अच्छा लगता है, मुझे भी आया करता था हर रोज। 28 साल और ज्यादा हिलना मत। अगर ये बॉल फूट गई और एक भी बूंद तुम्हारी आंखों में गिर गई तो हिलो नहीं रही आप। अपने सीनियर की बात तो मानोगी ना? काम शुरू करें। शुरू करें। चेहरा बनता जा रहा है ये जैविक हथियार। या तो लोगों को पानी पीने से रोकिए या इस बैक्टीरिया को पानी में फैलने से। रिया! 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 मैंने अपना आखिरी मिशन पूरा कर लिया। चुप रहो रिया, तुम्हें कुछ नहीं। डॉक्टर, इसके शरीर में एक्सोरा टू बैक्टीरिया चला गया। पर इसके बॉडी में बैक्टीरिया गया कब? 20 मिनट पहले। डॉक्टर जो करना है कीजिए, लेकिन इसे बचा लीजिए प्लीज। हमारे पास वक्त बहुत कम है। Come on, fast! डॉक्टर, जल्दी कीजिए। इनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। तो करिए ना डॉक्टर, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप? इनका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। सिस्टर, बी पॉजिटिव ब्लड का जल्दी इंतजाम करो। जल्दी सर, मुझे ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है। या तुम्हें कुछ नहीं होगा। रिया, रिया मेरी बात सुनो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अभी थोड़े ही वक्त में डॉक्टर्स तुम्हारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देंगे। प्लीज रिया, डोंट गिव अप ऑन मी, प्लीज। रिया, मेरी तरफ देखो भैया। रिया, डोंट लूज होप। सर, मैं जीना चाहती हूँ, पर सब कुछ सफेद सा होता जा रहा है। मेरे पापा को बता दीजिएगा कि मैं डरी नहीं थी। डॉक्टर, डू समथिंग। राधा सर, अगर मैंने आपको कभी भी लेट डाउन किया तो उसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। नहीं रिया, मुझे अगर दूसरा मौका मिला तो
तो मैं आपकी ट्रेनिंग बेकार नहीं होने दूंगी। नहीं रिया, तुम दोनों फिर वो कहेंगे लड़की काम को छोड़ के हर बात पे इतनी सीरियस थी। मेरा सीक्रेट मत खोल देना यार। तुम्हें कुछ नहीं होगा रिया। अर्जुन सर, बोलो रिया। मैं कहती थी ना कि मैं समझ सकती हूँ, नहीं समझती थी और ना ही कोई समझ सकता है। क्योंकि आपने क्योंकि प्यार का दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जिसका प्यार अधूरा रह गया। ये आंखें खोलो। मुझे अगर दूसरा मौका मिला तो मैं आपकी ट्रेनिंग बेकार नहीं होने दूंगी। तुमसे तो बहुत खुश होंगे ना तुम्हारे भगवान। तो उस वक्त तुम्हें बचाने क्यों नहीं आए जब तुम्हें गोली लगी थी? बचाया था ना, आप भी तो वहां थे और भगवान की मर्जी से ही थे ना। टीम स्पिरिट श्री, तुम कुछ गड़बड़ करो तो हम दोनों की ड्यूटी बन जाती है, और अगर आज मैंने कुछ किया तो मैं और तुम वाली बात आ गई। साइज देख के लगता नहीं तुम्हारा कि इतना सॉफ्ट साइड भी है। छोटू, ETF के बगैर हमारी कोई पर्सनल लाइफ भी है, राइट? हेलो, तेरे को बोला था ना मुझसे पंगा मत लेना। दोबारा अगर फोन किया ना तो तेरा वो हाल करूंगा कि तू कभी सोच भी नहीं सकता। चला कौन?
तो क्या कर रहे हैं? चल तो बहुत है जा सर। एक घंटा पहले अल्ट्रा मॉल के टॉयलेट में एक सफाई करने वाले को लाश मिली। शायद छुरी से गला काटा गया है और खून बहुत ज्यादा बह जाने की वजह से मौत हुई। पर ये सिंपल केस ईटीएफ को क्यों दे रहे हैं? मरने वाला एक एसीपी की रैंक का ऑफिसर था, एसीपी गिरीश कुलकर्णी। वो तो एंटी एक्सटॉर्शन सेल में था। हाँ, मलाड पुलिस स्टेशन। उसने अंडरवर्ल्ड के बहुत सारे छोटे और बड़े गैंगस्टर्स को पकड़ा था। वो लोग जो फोन पे धमकी देके पैसा वसूलने का काम करते थे। जाहिर सी बात है उसके दुश्मन भी बहुत रहे होंगे। हाँ, लेकिन कमिश्नर साहब का मानना है कि ये काम किसी अंदर के आदमी ने किया है, इसलिए वो ये केस ईटीएफ को देना चाहते हैं। पर कमिश्नर साहब को ऐसा क्यों लगता है कि इसमें एक अंदर के आदमी का हाथ है? एसीपी गिरीश कुलकर्णी ने बहुत सारे गैंगस्टर्स को पकड़ा तो जरूर था, लेकिन उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं थी। अफवाहें ये भी थी कि जब तक आप उसकी कोई मदद ना करें, वो आपको इन एक्सटॉर्शन करने वालों से बचाता नहीं था। मतलब वो फिरौती के पैसे लेता था जान बचाने के लिए। मगर सबसे जरूरी बात यह है कि अगर कोई आदमी एसीपी गिरीश कुलकर्णी जैसे ऑफिसर को मार सकता है, तो उसका यूं खुलेआम घूमना बहुत ज्यादा खतरनाक है। Let's go. नो सर, हम इतना मैकेनिकल और इनह्यूमन कैसे बन सकते? कल ही हमारी आंखों के सामने हमारी एक टीम मेंबर, हमारी रिया, हमारी आंखों के सामने दम तोड़ती, और आज हम इतनी आसानी से केस सॉल्व करने जाएंगे? मुझसे नहीं होगा। तद्रक्षणाय खल्ली घृणाय। हमने कसम खाई है श्री, अच्छाई को बचाने की और बुराई के खात्मे की। यही करते हुए रिया ने अपनी जान भी दी है। हम उसकी कुर्बानी को बेकार नहीं जाने दे सकते। और एक और बात श्री, तो कभी मत भूलना, तुम एक आम आदमी नहीं हो, एक पुलिस ऑफिसर हो, और उससे कहीं बढ़कर एक ईटीएफ के ऑफिसर। सर, सिक्योरिटी वालों से ये पता चला है कि बारिश के कारण सीसीटीवी कैमरे के तार में शॉर्ट सर्किट हुआ था। उसका रिपेयरिंग काम चालू था, इसलिए हादसे की कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। बाथरूम के सारे स्टॉल चेक करो, हो सकता है हमें यहाँ कोई क्लू मिल जाए। सर, गिरीश ने पुलिस एकेडमी में टॉप किया था। 1 साल पहले उसने राष्ट्रपति पदक भी जीता था। घर पे बीवी प्रीति काप से एक लड़का 12 साल का और एक लड़की 8 साल की। सर, ये सफाई वाला है। अंदर जो बॉडी पड़ी है, तुमने पहले कभी इसको इस मॉल में देखा है? नहीं सर, कल रात 11 बजे हमारी ड्यूटी खत्म हुई, उसके बाद हम लोग रजिस्टर में साइन करके चले गए। तब तक तो यहाँ पे कोई भी नहीं था। बाद में जरूर आया होगा सर। और जब हम अगले दिन सुबह आए तो मैंने देखा ये मरे पड़े हुए थे और मैंने मॉल सिक्योरिटी को बता दी। सर, ये बाथरूम में मिला, इसके अलावा वहाँ पे कुछ नहीं मिला। जब कल रात तुम सफाई करके गए थे, क्या ये वहीं था? नहीं सर, ये नहीं था। सर, मौत रात 10 से 12 के बीच में हुई है। 11 और 12 के बीच में, क्योंकि 11 बजे तक ये सफाई वाला यहीं था। 11:09 और 11:30 बजे के बीच में उसके फोन पे एक कॉल आई थी जो 11:05 पे थी। उसने इससे 4 मिनट बात की, यानी 11:09 तक। श्री सर, इस कॉल को ट्रैक करो। और उसका घाव? बहुत ज्यादा खून बहने से ही हुई है। एक ही घाव है गर्दन पे। ओके श्री, छोटू, ये कॉमिक बुक का कवर नया लग रहा है, उसके बारकोड को स्कैन कराओ। हो सकता है कि ये किसी मॉल की किसी दुकान से खरीदी गई हो। ओके सर।
सर, सब जगह ढूंढ भी लिया और मॉल के हाउस कीपर से बात भी कर ली, लेकिन हथियार कहीं नहीं मिला। बट यू आर राइट सर, मुझे कुछ मिला। ये कॉमिक उसी मॉल की किसी दुकान से खरीदी गई थी। जिस मॉल से ये कॉमिक्स खरीदी गई है उसी मॉल पे पिज्जा शॉप और मल्टीप्लेक्स में कार्ड यूज हुआ था। कार्ड होल्डर कोई औरत है सर, किसी रीमा के नाम पे। बाकी दोनों जगह कार्ड कितने बजे यूज हुआ है? मल्टीप्लेक्स में ईगलमैन पिक्चर देखने के लिए 8:25 को कार्ड स्वैप किया गया था। 8:30 का शो था और 10:35 में पिज्जा शॉप में यूज हुआ था। वो टाइम लास्ट ऑर्डर्स चल रहा था सर, तो 10 मिनट में पिज्जा आ गया था। काउंटर का वो आदमी से जब मैंने पूछा तो वो ये कह रहा था कि एक औरत और उसका 12-13 साल का लड़का था। उसके बाद वो लोग पिज्जा लेके फूड कोर्ट जाके बैठ गए। उसके बाद उसने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो अपना पिज्जा शॉप बंद करने में बिजी था। ये कॉमिक बुक का कवर उस मॉल में कैसे आया, इसका जवाब हमें रीमा और उसके बेटे से मिल जाएगा। सर मैंने वो कॉल भी ट्रेस कर लिया जिसे एसीपी गिरीश के पास लास्ट कॉल आया था। ऑफिसर रावत उसी के साथ काम करता है। मैंने कांस्टेबल यादव के बारे में पता किया, वो एसीपी गिरीश के साथ ही था, लेकिन गलत बर्ताव के कारण उसको सस्पेंड कर दिया था। उसने हाल ही में अभी ज्वाइन किया है। गलत बर्ताव शायद गिरीश ने किया था, इल्जाम रावत पे लगा दिया। रावते, तुम और श्री रीमा को ट्रेस करो, मैं और छोटू रावत का पता करते हैं। लेट्स गो। श्री, हम यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए आए। सर जी, इमरजेंसी टास्क फोर्स, आपसे कुछ सवाल पूछने। जी पूछिए। कल रात आप अल्ट्रा मॉल गई थी? मैं तो मॉल जाती रहती हूँ, लेकिन क्यों पूछ रहे हैं आप? कल रात अल्ट्रा मॉल के टॉयलेट में कत्ल हुआ, हम उसी की तहकीकात करने आए हैं। हमें वहां एक कॉमिक बुक मिली जो इस कत्ल से अब जुड़ चुकी है। क्या कल रात आपने वहां से कोई कॉमिक बुक खरीदी थी? जी मैंने तो पिक्चर देखी थी, लेकिन कॉमिक बुक मैंने खरीदी थी ये मुझे याद नहीं है। ये आपके बैंक के ट्रांजैक्शन स्लिप्स। कुछ ज्यादा हाँ, अरे हाँ, वो कल मैं अपने बेटे को लेकर मॉल गई थी और फिल्म देखने के बाद मैंने उसे ईगलमैन की कॉमिक बुक दिलाई थी। मुझे अब याद आ गया। कोई बात नहीं मैडम, अभी बहुत कुछ याद आएगा। जैसे कि 10:35 पे आपने पिज्जा ऑर्डर किया जो आपके सामने कुछ 10:45 तक आया। 11 बजे मॉल का क्लीनर टॉयलेट साफ करके निकला। आपको भी पिज्जा खत्म करने में कुछ 10 से 15 मिनट लगे। पिज्जा खत्म करने के बाद आपका बेटा हाथ धोने के लिए वॉशरूम गया होगा। उस वक्त भी कुछ 11 ही बजे होंगे। कत्ल हुआ 11 और 11:10 के बीच में। हो सकता है आपके बेटे ने वहां कत्ल होते हुए देखा हो, क्योंकि वहां हमें एक ईगलमैन कॉमिक बुक का कवर मिला। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो तो अभी भी मेरे बच्चे के पास है। क्या हम वो कॉमिक बुक देख सकते हैं? ये देखिए, आप लोगों से ना कोई गलती हो गई है। ये वही कॉमिक बुक है मैडम जिसका कवर हमें उस वॉशरूम में मिला। आपके बेटे ने शायद वो कत्ल होते हुए देखा। वो डर गया, घबरा गया और उसी हड़बड़ाहट में ये कॉमिक बुक उस दरवाजे पर अटक गई। उसने कॉमिक बुक खींची और एक कवर वहीं फट के उस दरवाजे पर लटका रह गया और ये हमें मिल गया। कल रात से आपने उसके बर्ताव में कुछ बदलाव देखा? मेरा बेटा कुछ चुपचाप सा रहता है, लेकिन वो हमेशा ऐसा ही रहता है, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हमें उससे बात करनी होगी, लेकिन आप इतना घबराई हुई क्यों? दरअसल मेरा बेटा एक स्पेशल चाइल्ड है। आम बच्चों से अलग जरूरतें हैं उसकी। वो और बच्चों की तरह बोल नहीं सकता। आप घबराइए मत, हम उस पर किसी भी तरह का दबाव या प्रेशर नहीं डालेंगे। अगर वो जवाब नहीं देना चाहेगा तो हम उससे सवाल नहीं करेंगे। आइए। जी, ये मेरे हस्बैंड है प्रेम और ये हमारे वकील हैं।
ये सब क्या हो रहा है रीमा? कल रात अल्ट्रा मॉल के टॉयलेट में कत्ल हुआ है। हमें शक है कि आपका बेटा उस वक्त वहीं था। क्या? कत्ल? रीमा, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम उसे अकेला टॉयलेट में कैसे छोड़ सकती हो? प्रेम, मुझे उसकी देखभाल करना आता है और इतने सालों से ना मैं ही उसकी देखभाल कर रही हूँ, जबकि तुम घर पर ही बैठे थे और आसानी से उसका ख्याल रख सकते थे, लेकिन तुम सिर्फ नाम के लिए उसके पिता हो। ओह, शट योर माउथ। शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए, उन्हें अपना काम करने दीजिए। ये सब बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। आपका बेटा कहाँ है? विक्की? इट्स ओके बेटा, इट्स ओके। बेटा, ये अंकल आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। बेटा, उस रात मॉल के टॉयलेट में तुमने कुछ देखा? घबराओ नहीं बेटा, बस ये बताओ कि तुमने कुछ देखा या नहीं। विक्की, देखिए ये कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, वैसे भी बहुत घबराया हुआ है ये। यादव, एसीपी गिरीश कल रात मॉल क्या करने गए थे? वो अकेले थे या उनके साथ और भी कोई था? हमेशा की तरह मैं उनके साथ में था। वो एक खबरी से मिलकर घर लौट रहे थे, तभी उन्होंने कहा कि उन्हें मॉल पे छोड़ दें। तुम तो उनके बॉडीगार्ड भी थे ना, तो तुमने उन्हें अकेला क्यों जाने दी? उन्होंने कहा था यादव तुम घर जाओ, तब मैं गया। ने वहां पे अकेला बनने के लिए छोड़ के? वो तो बहुत बार हमें अकेला छोड़कर जाने का ऑर्डर देते थे। क्या ये सच है कि उन्होंने तुम्हें सस्पेंड करवा दिया था और इस बात को लेके तुम्हारे और उनके बीच में तनाव थे? जी सर। किस बात पे सस्पेंड करवाया था? अभी कुछ महीने पहले उन्होंने मटका हरीश को गिरफ्तार किया था। तब माहौल बहुत ही खतरनाक हो गया था, इसलिए मैं उनके पीछे गया। मैंने देखा कि वो एक गैंगस्टर से मिल रहे हैं। शायद उनको पता चल गया कि मैं पीछे था। वो बहुत नाराज हुए और मुझे सस्पेंड करा दिया। लेकिन रावत सर की वजह से मुझे दोबारा नौकरी मिली है। एसीपी गिरीश और रावत की जोड़ी कैसी थी? गिरीश सर बहुत कड़क थे और रावत सर थोड़े मुलायम। गिरीश और रावत के बीच में क्या अनबन हुई थी? देखो यादव, घबराओ नहीं। तुम जो कुछ भी कहोगे वो सिर्फ हम तक रहेगा। अब क्या अनबन थी मुझे तो नहीं मालूम सर, लेकिन एक दिन जब मैं घर जाने की तैयारी कर रहा था, जब मैं पार्किंग में गया तो देखा कि गिरीश सर और रावत सर के बीच बहस हो रही है। यहां तक कि गिरीश सर ने रावत सर पे हाथ भी उठा दिया। किस बात पे बहस हो रही थी? बहस का कारण तो नहीं मालूम सर। हाँ, मैं पास जाना नहीं चाहता था, इसलिए चुपचाप वहां से निकल गया। रावत कहाँ मिलेगा? बस काम के लिए एक मामूली कॉल थी। गिरीश और मेरा काम करने का तरीका अलग था, इसलिए हमारी अक्सर बहस हो जाया करती थी। वो कभी भी जूनियर्स की सलाह नहीं लेता था, अक्सर गुस्सा कर जाता था। इसी बात को लेकर मेरा उसके साथ झगड़ा हुआ था। और बाकी कोलिग्स, वो उसे पसंद करते थे? जिससे डर लगता हो उसे पसंद करना कोई मुश्किल काम नहीं। और तुम? मैं अगर उससे डरता तो उसके साथ काम नहीं करता। वो इन दिनों कौन से केस पे काम कर रहा था? हार्मोनी कंस्ट्रक्शन के एक बिल्डर है सुजीत खरे, उसी को अंडरवर्ल्ड से कुछ धमकियां मिल रही थी, उसी का केस हैंडल कर रहे थे। नमस्कार, आइए आइए बैठिए। आप लोग बैठ जाओ। क्या लेंगे आप? चाय कोकोला? बैठो। तुम्हारे पास अंडरवर्ल्ड से वसूली के कॉल्स आ रहे थे? जी हाँ, लेकिन एसीपी गिरीश के बढ़िया काम करने से मेरी सारी परेशानी हल हो गई और उनका इस केस को लेने के बाद मेरे को कोई वसूली के कॉल नहीं आए। बिल्डिंग में फ्लैट ओनर्स की जो लिस्ट है, उसमें 7वें माले पे एक 3 बेडरूम हॉल का फ्लैट किसी प्रीति कापसे का है। कौन है वो? सॉरी सर, अभी सेक्रेटरी नहीं आई और मेरे पास वो लिस्ट नहीं है सर। मैं बताता हूँ। प्रीति कापसे, एसीपी गिरीश की बीवी। एक पुलिस वाला ऐसा आलीशान मकान कैसे खरीद सकता है? वो तोहफा था या घूस? मैं आपको सारे कागज दिखा सकता हूँ सर, बिल्कुल लीगल है सर। हमें तुम्हारे झूठे कागजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। साफ साफ बताओ।
गिरीश की बीवी के पास वो फ्लैट कैसे आया? ये फ्लैट एक तोहफा ही था। जब मेरे पास अंडरवर्ल्ड से वसूली की कॉल आई तो मैं गिरीश सर के पास गया। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे उनसे बचाने के लिए उन्हें भी कुछ देना होगा। मैंने कैश ऑफर किया, लेकिन वो फ्लैट से कम में मानने को तैयार ही नहीं थे। उनकी बीवी के नाम फ्लैट हो जाने के बाद मुझे कोई वसूली की कॉल नहीं आई सर। गिरीश की बीवी प्रीति का अकाउंट हैक कर लिया है सर। काफी पैसे उसमें है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे। आखिर में वो तो नौकरी भी नहीं करती। और रावत? उसका अकाउंट साफ लग रहा है सर। पूरी तरह साफ नहीं हो सकता। वो गिरीश के साथ काम करता था, उसे पकड़ने का कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। रीमा का फोन। अब शायद उसका बेटा कुछ बताने की हालत में हो। हेलो। यहाँ पर तो हमारा जीना मुश्किल हो गया। मैं क्या करूं? घबराइए नहीं रीमा जी, काम डाउन। अब बताइए क्या हुआ। देखिए, मैं कुछ मिनट के लिए बाहर गई थी, तब तक वो कातिल मेरे घर पर आ गया। उसने मेरे बेटे को धमकाया। वो बेचारा अब तक सदमे से निकला भी नहीं था। और अब ये सब। अब डरिए मत, हम बस अभी आ रहे हैं। हाँ, प्लीज जल्दी पहुंचिए। रीमा कह रही थी कि उसकी गैर हाजिरी में कातिल घर आया और विक्की को धमका के चला गया। व्हाट? राउते, तुम और श्री रीमा के घर जाओ और देखो कि मैटर क्या है और उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दो। मैं और छोटू रावत से मिलते हैं। हमें पता है कि एसीपी गिरीश घूस लेते थे, सबूत है हमारे पास। आप उनके साथ काम करते थे, पार्टनर थे उनके, तो क्या आप भी इन सब का हिस्सा थे? मैं कभी घूस नहीं लेता, बल्कि पूरा पुलिस स्टाफ इस बात को अच्छी तरह जानता है कि गिरीश हफ्ता वसूलता, और वो भी उन लोगों से जिन्हें अंडरवर्ल्ड वाले धमकियां देते थे वसूली के लिए। उन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए ये प्रोटेक्शन मनी लेते थे। इसी बात को लेकर मेरा उससे झगड़ा था और कुछ लोग भी उससे नाराज थे। क्यों? क्योंकि इसका लालच बढ़ता जा रहा था, प्रोटेक्शन मनी भी बढ़ाता जा रहा था, तो लोगों ने तो नाराज होना ही। कौन थे ये लोग? वैसे तो कई लोग थे, लेकिन अब्बू शेख एक था जिसका डांस बार और जुआ घर भी। इस जुए घर को प्रोटेक्शन गिरीश ने दी थी और उसके एवज में ये प्रोटेक्शन मनी लेता था। और गिरीश ने अपनी रकम को बढ़ाना चाहा, तो जिसके लिए अब्बू ने उसको ना बोल दिया। लेकिन वो गिरीश की जान क्यों लेगा? क्योंकि उसने कहा था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो गिरीश के बारे में कुछ करना पड़ेगा। आपको कैसे पता जिसने विक्की को धमकी दी वो कातिल ही था? और कौन मुंह बंद रखने को कहेगा? वो कातिल का आदमी भी हो सकता है। आपको पक्का कैसे पता कि वो कातिल ही है? विक्की ने यही कहा है। इसका मतलब विक्की ने कातिल को देखा है। हमें विक्की से सवाल पूछने ही होंगे। जी, ये लीजिए मैम, आपका पिज्जा। चिकन पिज्जा? वेजिटेरियन है हम लोग, चिकन विकन खाते नहीं है। ये किसी और का ऑर्डर होगा, जाइए यहाँ से। बेटा, इस रात को तुमने क्या देखा? अरे, तुम्हारे पास तो ईगल मैन का बेस्ट फ्रेंड है, ईगल। तुम्हें पता, जब मैं छोटा था मेरा भी फेवरेट सुपर हीरो कौन था? ईगल मैन। ये जितने भी सुपर हीरोज हवा में कूदते हैं या उड़ते हैं, इन सबसे अच्छा मुझे ईगल मैन पता है क्यों लगता है? क्योंकि अपने दिमाग से सॉल्व करता है केसेस। इसीलिए मैंने ETF ज्वाइन किया। हम भी लोगों की मदद करते हैं, अपने दिमाग से केसेस सॉल्व करते हैं। क्या तुम भी हमारी मदद करोगे? जैसे ईगल मैन भी करता है लोगों की मदद, ठीक उसी तरह। हाँ, मैं बताती हूँ। मैं टॉयलेट गया था तो मुझे बाहर शोर होते हुए सुनाई दिया। 2 आदमी आपस में झगड़ा कर रहे थे। मैं डर गया और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर मुझे चीख की आवाज़ सुनाई दी। मैंने दरवाज़ा खोल के देखा, एक आदमी दूसरे आदमी को चाकू से मार रहा था। जब वो आदमी चला गया तब मैं बाहर आ गया और मम्मी के साथ घर आ गया। क्या तुमने उस दूसरे आदमी को देखा? पतला और लंबा था।
मैं सिर्फ झांक सकता था, इसलिए मैं बराबर से नहीं देख सका। क्या वो दूसरा आदमी वही था जिसने तुम्हें यहाँ आके धमकी दी? उसे पहचान पाओगे? क्या ये आदमी वही है? क्या ये वो आदमी है? लेकिन ये बात तुम यकीन से नहीं कह सकते। ठीक है बेटा, थैंक यू। आज ईगल मैन भी तुमसे बहुत खुश होगा। तुमने आज वही किया जो ईगल मैन लोगों के लिए करता है। सर मुझे बहुत डर लग रहा है सर, विकी के लिए, और हमारी जान भी तो खतरे में हो सकती है। हाँ, घबराइए नहीं, अब विकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे कुछ नहीं होगा। थैंक यू सर। अपन पुलिस ऑफिसर को कभी नहीं मारेगा, तो लाइफ ही बर्बाद हो जाएगा उसके बाद। लेकिन तुमने रावत से कहा था कि गिरीश के बारे में कुछ करना पड़ेगा। हाँ वो कहा था, लेकिन रावत का भी तो गिरीश सर के साथ फाइट हो गया ना। गिरीश सर ज्यादा पैसा मांगा था, रावत हफ्ता लेने के लिए आता था, दोनों साथ में काम करता था। अपन ने पूरा पैसा दे दिया, पर गिरीश सर को मिला ही नहीं, इसलिए उन लोग के बीच में लड़ा हो गया। सर दूसरी बात ये, उन गिरीश सर को क्यों मारेगा? सर वो चाहता तो अपन को मार सकता था। क्यों? क्या है ना कि अपन का लाइफ तो सब जगह से पिस रहा है, एक तरफ गैंगस्टर, एक तरफ पुलिस, किस किस को पैसा देगा? एक दिन क्या हुआ कि अपन लेडीज बार का एक लड़की को आशीष होटल छोड़ने गया था, दूसरी साइड पे गिरीश सर को एक लड़की के साथ देखा। अपन सोचा चल अभी कट लेते इस साइड से, को लफड़े पड़ने का, लेकिन फिर दिमाग चलाया, दूर से मोबाइल से उनका फोटो खींच लिया। फोटो क्लियर नहीं है, लेकिन ब्लैकमेल करने के लिए उनको काफी था। फोटो श्री, इस फोटो में ऐसा क्या है जो गिरीश जैसा आदमी देख के डर जाए? बरोबर सर, इस फोटो से मैं ब्लैकमेल तो नहीं कर सकता ना। लेकिन एक दिन बाद ही गिरीश सर मर गया ना, अपन ने ब्लैकमेल नहीं किया सर। ये औरत कौन है? नहीं पता साहब, अभी देखा नहीं है औरत को। श्री, पिज्जा चेन की पर्ची देना। वेजिटेरियन है हम लोग, चिकन विकन खाते नहीं है। सैंडविच। विकी सैंडविच खा लो। क्या हुआ? जी ये नॉनवेज है और मैं वेजिटेरियन हूँ। और विक्की? वो भी। श्री, उस रात पिज्जा कॉर्नर में इन्होंने क्या ऑर्डर किया था? एक नॉनवेज लार्ज पिज्जा और एक वेज लार्ज पिज्जा। जहां तक मेरी समझ कहती है मैडम, अगर दो वेजिटेरियन लोग डिनर करने जाएं तो वो नॉन वेजिटेरियन डिश ऑर्डर नहीं करते, तो वो नॉन वेज पिज्जा किसके लिए था? आपके साथ मॉल में उस रात कोई और भी था। फोटोज ध्यान से देखो विक्की। विक्की याद करो, किसी को देखा होगा विक्की, याद करने की कोशिश करो। खैर मैडम, वो मरने वाली की फोटोज पास करेंगी प्लीज? कमाल है, आपको कैसे पता कि मरने वाला कौन था? आपके हिसाब से तो आपने किसी को देखा ही नहीं था। तो लाश आपने भी देखी थी? बताइए रीमा जी, क्या वो लाश आपने भी देखी थी? जब विकी टॉयलेट से नहीं निकला तो मैं उसे ढूंढने खुद टॉयलेट चली गई, और अंदर जाते ही मैंने लाश जमीन पर पड़ी हुई देखी। और आपके साथ जो तीसरा आदमी था वो? श्री, फोन रिकॉर्ड्स।
मैडम, इस फाइल में जो फोन रिकॉर्ड्स हैं आपके और उस आदमी के, जिससे आप महीने में 50 से ज्यादा बार बात कर रहे हैं, मॉल में उस रात आपके साथ गिरीश ही था ना? वही है वो आदमी जिसके साथ आपका अफेयर चल रहा था। वही है वो आदमी जिसकी लाश उस रात बाथरूम में थी। ये बात आप बताएंगी हमें या हम और आगे बताएंगे? हाँ, वो गिरीश ही था। जब से प्रेम ने मुझे छोड़ दिया, मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। फिर एक दिन मैं विक्की को लेकर पुलिस मेले में चली गई। वहां मेरी मुलाकात गिरीश से हुई थी। उसके बाद सब कुछ इतनी तेजी से बढ़ता चला गया और मैं और गिरीश पिक्चर देखने के बाद गिरीश हमसे मिलने मॉल में चले आए थे। वहां हमने पिज्जा ऑर्डर किया था। पिज्जा ही खा ही रहे थे तब विक्की ने कहा कि उसे टॉयलेट जाना है और वो चला गया। उसके जाने के बाद मुझे गिरीश ने बताया कि कुछ लोगों ने हम दोनों को एक साथ लॉज में जाते हुए देखा था और वो लोग उसे ब्लैकमेल कर रहे थे, लेकिन वो उन्हें ठीक कर देंगे। मैंने उसे कहा कि वो शांत रहे, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो सारे गलत काम करना छोड़ दे, वरना मैं उन्हें छोड़ देती। फिर कुछ देर बाद विक्की टॉयलेट से लौटा नहीं तो मैंने गिरीश से कहा कि वो जाकर देख आए। कुछ देर बाद गिरीश भी नहीं लौटे तो मैं खुद उठकर चली गई। और जैसे मैं अंदर पहुंची तो मैंने गिरीश की लाश जमीन पर पड़ी हुई देखी। मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि जरूर ये गिरीश के साथ गलत काम करने वालों में से किसी एक ने किया है। विक्की वहीं पे खड़ा था, वो भी बहुत घबराया हुआ था। और इससे पहले कि पुलिस वहां आती, मैं विक्की को लेकर वहां से निकल गई। तो आपने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं बहुत डर गई थी। मुझे डर इस बात का था कि जो लोग गिरीश को ब्लैकमेल कर रहे थे वो मेरे और विक्की के पीछे पड़ जाएंगे जब उन्हें ये पता चलेगा कि विक्की ने कत्ल होते हुए देखा था। कि जिस किसी ने गिरीश को मारा था वो मेरे विक्की को भी मार सकता था। ठीक है, अभी आप जाइए। चलो विक्की। अभी तक हम वहीं के वहीं हैं। हमें अभी तक नहीं पता कि कातिल अबू शेख है या रावत। एक काम कर सकते हैं राठौड़, हम विक्की पे नजर रखेंगे। उसने भी विक्की को धमकी दी है, उसे धमकाने के लिए एक बार फिर आएगा। ऐसी जगह में कातिल कुछ करने की कोशिश करेगा। छोटू, छोटू। हाँ सर। छुपाने की जरूरत नहीं है छोटू, हम सबका वही हाल है। कुछ के आंसू दिखते हैं और कुछ के नहीं। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो विक्की को लेकर सिर्फ इसलिए जा रहा था क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि कोर्ट मुझे विक्की की कस्टडी देगा। और जिस दिन मुझे पता चला कि विक्की इस कत्ल का गवाह है, मेरे और रीमा के बीच इस बात को लेकर झगड़ा हो रहा था कि कौन विक्की की ठीक से देखभाल कर सकता है। और रही बात गिरीश और रीमा की, तो हाँ, मुझे इस बारे में पता था। लेकिन सर, गिरीश का बिहेवियर अच्छा नहीं था सर। वो अक्सर रीमा के साथ मारपीट और गाली गलौज करता था, जिससे विक्की बहुत डिस्टर्ब रहता था। लेकिन मैंने गिरीश को नहीं मारा। मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए। मैं कुरियर कंपनी में मैनेजर का काम कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए ताकि अपने बेटे से मिलने रोज स्कूल जा सकूं। सोचा समझा कत्ल ना सही, लेकिन प्यार के लिए किया गया कत्ल हो सकता है।
शब्दों में शुक्रिया अदा करूं। सच बोल के मिसेस रीमा, हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं एसीपी गिरीश कुलकर्णी के मर्डर के जुर्म में। यह प्यार के लिए सोच समझ के किया गया एक कत्ल था। आप जानती थी कि गिरीश शादीशुदा है और आप चाहती थी कि गिरीश अपनी पहली शादी तोड़ के आपके साथ दूसरी शादी करे। गिरीश इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ। गुस्से में आके आपने उसे जान से मारने की ठानी। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं उनसे नहीं, वो मुझसे शादी करना चाहते थे। हम आपकी बात पे कैसे यकीन कर लें कि आप जो कह रही हैं वो सच है? जैसा सब कुछ चल रहा था, मैं चाहती थी कि सब कुछ वैसा ही चलता रहे, लेकिन विकी को ये सब कुछ पसंद नहीं था। वो मेरे लिए बहुत प्रोटेक्टिव है ना। जब विकी टॉयलेट चला गया था तो मैंने गिरीश को बोला कि अब हमें ये सब कुछ खत्म करना होगा। इस बात पे गिरीश ने क्या कहा? उन्हें अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा या उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने आप पे हाथ उठाया? जब हम पहली बार आपके घर आए थे तब आप अपने बाल से अपने गाल पे वही चोट का निशान छुपा रही थी। उन्होंने तो अपना जवाब आप पे हाथ उठा के दे दिया। आपसे वो सहन नहीं हुआ, इसलिए आपने पलट के उन पे वार किया, उसी चीज से जो आपके हाथ में थी, जो आपको कॉमिक बुक के साथ फ्री मिली, ये ईगल मैन का लोगो, जो आगे से नुकीली है और बाकी किसी भी तरफ से उसकी तेज धार नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इसको मैं फॉरेंसिक लैब भेजूं तो उस पे एसीपी गिरीश के खून के धब्बे जरूर मिलेंगे। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने गिरीश को मार डाला क्योंकि उसने मुझे मारा था। अब मुझे अरेस्ट कर लीजिए। मैडम, आप जानती हैं कि एक जेल की हालत क्या होती है? क्या ऐसे जी पाएंगे आप? टुडू, अरेस्ट। विकी, क्या कर रहा है तुम? क्या कर रहा है तुम विकी? मैं बताता हूं कि खून विकी नहीं किया है। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि किसी आदमी ने आप पे हाथ उठाया। पलटकर उसने उस चीज से वार करा जो उसके हाथ में थी, जो ये ईगल मैन का लोगो था। विकी जब टॉयलेट गया था तब मैंने गिरीश से कहा कि अब हमें ये सब खत्म करना होगा, लेकिन गिरीश को बहुत गुस्सा आ गया। उसने मुझ पे हाथ उठा लिया। विकी तब टॉयलेट से निकल ही रहा था, उसने ये सब कुछ देख लिया। उसे बहुत गुस्सा आ गया। मुझे थप्पड़ मारने के बाद गिरीश टॉयलेट चले गए। विकी जो अभी भी बहुत गुस्से में था, उसने इसी ईगल वाले लोगों को लेके गिरीश के गले में घोंप दिया। तू क्या कर रहा है? चल तो पहुंच जा से। मैंने चीख सुनी, मैंने जो फिर देखा वहां पे तो मैंने बस विकी का हाथ पकड़ लिया, उसको खींचते हुए वहां से लेके गई मैं। अब जो होगा वो भगवान ही जाने। विकी अभी बहुत छोटा है, सिर्फ 13 साल का ही, तो वो जुवेनाइल रिमांड होम जाएगा, लेकिन आप पे कत्ल में साथ देने का मुकदमा चलेगा। आपके
मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।